हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर हमारी बुक में, डीके गोयल की बुक में ये चैप्टर अलग से नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन के अंदर ये चैप्टर है, आगे ये काम आएगा। तो छोटा सा चैप्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, भले आपकी बुक में अलग से चैप्टर नहीं है, बट एडमिशन में वो आपको मिक्स मिल जाएगा आगे चल के, राइट। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल वैल्यूएशन का पार्ट नंबर सेकंड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने आप लोगों को बताया गुडविल निकालने के बेसिकली तीन मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के फर्दर दो पार्ट है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड है उसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट और ऑब्वियसली नॉर्मल प्रॉफिट। आज मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी कराऊंगा। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुडविल के चैप्टर में, तो ध्यान समझना। वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी जो वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? टोटल वेटेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स अपॉन टोटल वेट। ध्यान रखना, मैं सिंपल सिंपल सी बात करूंगा। और जो वेटेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट्स इनटू वेट। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है। आपको इसमें ईयर दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, राइट। ईयर के बाद आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है। ईयर दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, वेट्स दिया रहेगा। वेट मतलब किस साल के प्रॉफिट की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू है, राइट। तो इस हिसाब से वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। और जो फॉर्मूला है गुडविल का वो फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा। आपको इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां भी देखो हमने सेम ये लिखा हुआ है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला? टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट एक तरीके से, प्रॉफिट इनटू वेट। तो ये आ गया टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, और ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, एक चीज और है, सीयूईटी में ना एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। आप किसी भी सीनियर से पूछ लेना, तो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी में बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है इस साल, बाकी सीयूईटी में तो आता ही आता है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल निकालने का, इसका सीक्वेंस क्या है? स्टेप 1 क्या है? आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। स्टेप 2 क्या है? वेट टू बी असाइन गिवन टू ईच ईयर प्रॉफिट और लॉस। आपको वेट देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको वेट से वेट निकालना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और फिर लास्ट में क्या करना है? वैल्यू ऑफ द गुडविल निकल जाएगा। ये 4 स्टेप है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, फिर वेट, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर आपका मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल आ जाएगा। अब सवाल ये है कि सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड को कब यूज करते हैं? रीजन फॉर यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट शोज द ट्रेंड। जब प्रॉफिट ना ट्रेंड में हो, कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हो या घटते चले जा रहे हो, तब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज किया जाता है। व्हेन देयर आर ट्रेंड्स इन प्रॉफिट, past profits show the trend of the financial performance of the firm. Profit earned by enterprise is recent year is more relevant as compared to the earlier year, therefore more weight should be assigned to the प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर। सिंपल सी बात है, वेट का मतलब यहाँ पे वजन नहीं है, वेट का मतलब यहाँ पे इंपोर्टेंस। तो जिस साल ज्यादा प्रॉफिट है उस साल का ज्यादा वेट, ज्यादा इंपोर्टेंस होता है। और बेसिकली ट्रेंड के लिए होता है। किसके लिए? ट्रेंड के लिए। जहां पे प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड, तो वहां पे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था हमने। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। रमन दमन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 60-40। 60-40 को हम लोग 3:2 भी कह सकते हैं। और लास्ट 4 इयर्स में पार्टनर्स को जो एनुअल सैलरी मिलती है वो टोटल कितनी मिलती है? 90,000, 40 + 50। द नॉर्मल अकाउंट्स हैव बीन शोन। तो जो नॉर्मल जो अकाउंट्स है साल के एंड के, वो कितना कितना प्रॉफिट है? 140, 101, 1,30,000 है ना, इसमें लिखा हुआ है ना।
प्रॉफिट रेशियो एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव गिवन एनुअल, अच्छा 4 साल में इनकी हर साल मतलब एनुअल सैलरी 90,000 की है, और अकाउंट्स में 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 में 3 साल का दे रखा है, और 1 अप्रैल को जीनू को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और जीनू की कोई सैलरी नहीं है। गुडविल इज टू वैल्यू 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी। मैंने आपसे कहा था सैलरी को आपने एक ही बार एवरेज से माइनस करना है, ना कि हर साल अलग अलग, हर साल अलग अलग करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। प्रॉफिट है 1 2 3 और ग्रेटेस्ट वेट दिया गया है लास्ट ईयर को, जो सबसे लेटेस्ट वाला ईयर है उसको ज्यादा वेट इन्होंने दे दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट का, राइट। क्वेश्चन 4, तो ईयर क्या है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025। तो प्रॉफिट कितना है 140, 101 और 1,30,000। 140 1,40,000, 101 1,01,000 और 1,30,000। वेट जो है वो कितना है 1 2 3, तो वेट कितना है 1 2 और 3। प्रॉफिट को वेट से करो मल्टीप्लाई आएगा प्रोडक्ट, 1,40,000 इंटू 1 ये आएगा 140, 1,01,000 इंटू 2 ये आएगा 2,02,000, 130 इंटू 3 आएगा 3,90,000, ठीक है 3,90,000। तो आपने क्या किया ध्यान समझना, सबसे पहले आपने ईयर लिखा क्वेश्चन से देख के, प्रॉफिट लिखा, वेट लिखा, प्रॉफिट को वेट से किया मल्टीप्लाई, तो 140, 202,000 और 3,90,000 ये आएगा 7,32,000, ठीक है। और ये कितना आएगा 3 + 1 4 2 6। तो जो गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वो क्या है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 7,32,000 अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और क्वेश्चन खुद ही कह रहा था कि आपको 4 ईयर परचेज पे निकालना है, राइट। यहां लिखा है ना 4 ईयर परचेज, लेकिन आपको वेटेड एवरेज में से एनुअल सैलरी एक बार माइनस करनी पड़ेगी। या तो हर साल की प्रॉफिट में से पहले घटाओ सैलरी, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको वेट से मल्टीप्लाई करो, तब भी आंसर सेम आएगा, आपको फिर ये माइनस नहीं करना है। या तो एवरेज से आप एक बार घटा दो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 7,32,000 डिवाइड बाई 6, ये 1,22,000 माइनस 90, 32,000 आएगा, ये इनटू 4 करोगे तो ये आएगा 128। तो आंसर आ गया 1,28,000। लिख लो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ओके। टोटल प्रोडक्ट इनटू टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया, डन। तो आई होप आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से समझ आ गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं एडजस्टमेंट्स इन नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है ना बिजनेस में, वो बेसिकली नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है ध्यान रखना, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। हमें दरकार किस चीज की है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की। तो अब अगर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट में से माइनस करोगे एबनॉर्मल गेन। सर एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन है जो रेगुलरली नहीं आता, एबनॉर्मल है, अचानक से आ गया। लाइक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, फिक्स एसेट को बेचा, आपको फायदा मिल गया, आपके नॉर्मल नेचर का काम नहीं है ये। लाइक मेरे पास ये मान लो ये बोर्ड है, अब मैं इस बोर्ड को बेच के कुछ फायदा कमा लूं, तो ये मेरा धंधा नहीं है, ये मेरा मेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं ये काम नहीं करता हूं। तो ये जो प्रॉफिट मुझे मिला है वो एबनॉर्मल गेन है। या मैंने किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, मुझे कोई डिविडेंड इनकम मिल गई उस पर, वो एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन नेट प्रॉफिट में आता है, क्रेडिट साइड पी&एल अकाउंट में एबनॉर्मल गेन नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है। और हमें चाहिए क्या, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो हम एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे। अब एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, रोज का काम नहीं है, अचानक से लॉस हो गया, तो उस लॉस ने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, ठीक करने के लिए ऐड बैक कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। ध्यान रखना नेट प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन क्या कर दो, माइनस जो एबनॉर्मल चीजें हैं, और जो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है उसको कर दो प्लस, आपके पास जो निकल कर आएगा वो आएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ध्यान रखना। अच्छा इंश्योरेंस कैसा खर्चा होता है, नॉर्मल, अच्छा जो भी बिजनेस में चीजों का इंश्योरेंस होता है वो कैसा खर्चा होता है, जरा मुझे बताओ, नॉर्मल या एबनॉर्मल, क्या लगता है आपको। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना वो नॉर्मल एक्सपेंस है, वो तो होना ही है, बिजनेस के सारे एसेट्स को इंश्योरेंस किया जाता है, वो नॉर्मल है।
ओके, तो ये ध्यान रखना, एबनॉर्मल गेन को करते हैं माइनस और एबनॉर्मल लॉस को करते हैं प्लस। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, रमेश ने बिजनेस खरीदा भरत का 1 अप्रैल 2025 को 2025 को, और गुडविल की जो वैल्यू की जाएगी 2 ईयर परचेज मल्टीप्लाई 2 से किया जाएगा, और एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 3 साल का लेना है। तो पहले साल का जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 1 लाख का, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो भी एबनॉर्मल गेन तो आप माइनस कर दो, ठीक है, प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 का प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग लॉस, लॉस को क्या करना है आपने, ऐड बैक कर देना है, ये 1,10,000 का है, लॉस को ऐड बैक कर दो भाई। एबनॉर्मल गेन को करते हैं माइनस और एबनॉर्मल लॉस को करते हैं प्लस, तो एबनॉर्मल गेन कितने का है, 10,000 का, आपने माइनस कर दिया, और जो एबनॉर्मल लॉस है उसको हमें क्या करना है यहाँ पे प्लस कर देना है, कितना होगा 20,000। अब तीसरे साल का देखते हैं, 85,000 का प्रॉफिट है, ये कितने का, 85,000 का, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑफ 5,000 सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट जो गेन है ना वो एबनॉर्मल गेन है, और हमें एबनॉर्मल गेन को क्या करना होता है, माइनस करना है। तो ये हो गया 3 साल का नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाई 3, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर कैलकुलेट करो 3 साल के प्रॉफिट को आपने ऐड करना है, तो ये आएगा आपका 90,000, और ये आएगा 110 प्लस 20 130, ठीक है, 130 प्लस 90, और ये आएगा 80,000, 3 लाख डिवाइड बाई 3, ये आएगा 1 लाख। तो गुडविल का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, बट है किसका, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अभी हमने देख लिया, अब हम एडजस्टमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, कोई मैनेजमेंट कॉस्ट होती ना तो हम इसमें से 1 लाख में से माइनस करते हैं, इन सबको जोड़ के आ रहा है 3 लाख रुपीज, ठीक है, और 3 लाख को 3 से डिवाइड दिया 1 लाख इंटू 2 ईयर परचेज, तो आंसर आ गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आ गया पूरे फॉर्म की गुडविल, लिख लो आपका आंसर आ गया 2 लाख रुपीज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एबनॉर्मल गेन आपको करना है माइनस और एबनॉर्मल लॉसेस को करना है इसमें प्लस। तो जो लॉस था हमने प्लस कर दिया, जो गेन था हमने माइनस कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और इनकम। ध्यान से क्लास एक बार जरा समझो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जरा ध्यान से अच्छे से सब लोग सुनना यहाँ पे, क्योंकि ये चीज आपके 11th से थोड़ा सा रिलेटेड है। जिनकी 11th में अच्छी होगी ना, जो लास्ट के चैप्टर थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, अगर वो अच्छा है तो आप समझ जाओगे। तो क्या समझना है, मान लो आपने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, आपने मान लो कोई कार खरीदा, चलो मशीन नहीं कार, तो कार कैसा एक्सपेंडिचर है, कार कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो बैलेंस शीट में किधर जाएगा, एसेट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्या लगेगा उस एसेट पे, डेप्रीशिएशन लगेगा। और डेप्रीशिएशन क्या करता है, रिड्यूस प्रॉफिट। डेप्रीशिएशन खर्चा है, और खर्चा क्या करता है, प्रॉफिट्स को कम करता है, ओके, खर्चा प्रॉफिट को कम करेगा। तो ये सही चीज है, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ये सही ट्रीटमेंट है, मतलब ये बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट है इसका जो सर आपने किया। अगर आपने कार खरीदा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। लेकिन जो कार की कॉस्ट है, जो भी कार की कॉस्ट है वो एसेट साइड जाएगा, वो P&L के डेबिट साइड नहीं जाएगा। उस एसेट, कार खरीदी 10 लाख की, डेप्रिसिएशन 10% है, तो एसेट साइड जाएगा 10 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए आप कहां भेज दोगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब आपने क्या किया, रॉन्गली कार को आपने क्या कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कार को क्या आपने मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, ट्रैवलिंग मान लिया, रिपेयर मान लिया, कुछ भी मान लिया। तो जैसे ही आपने उसको भेजा P&L में, तो क्या किया क्लास, इट रिड्यूसेस प्रॉफिट्स। भाई P&L में भेजते ही प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, और क्योंकि ये एक रेवेन्यू खर्चा है तो इससे हमारा प्रॉफिट डाउन हो गया। बैलेंस शीट में कोई डेप्रिसिएशन लगा नहीं, कोई असेट की कोई कैलकुलेशन इसके अंदर क्लास हुई नहीं। ध्यान रखना, जैसे ही आपने इसे रेवेन्यू माना तो इसने प्रॉफिट को कम कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया, P&L के डेबिट साइड भेज दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L के डेबिट साइड जाता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है, एसेट साइड। आपने इसे रेवेन्यू माना तो आपने प्रॉफिट्स को कम कर दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करोगे, अब ट्रीटमेंट क्या करोगे, अब ऐसी गलती हुई है तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे प्रॉफिट्स में। भैया आपने कार को P&L में भेज दिया, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट्स में प्लस कर दोगे।
और माइनस क्या करोगे क्लास, प्रॉफिट में तो करोगे प्लस, और माइनस क्या करोगे आप, डेप्रीशिएशन। क्यों भैया, कार है तो कार पे डेप्रीशिएशन तो लगेगा ही लगेगा, तो माइनस करोगे डेप्रीशिएशन अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट। ये बात आप ध्यान रखना, ये कार के लिए नहीं है, ये बिल्डिंग के लिए भी है। कोई भी कैपिटल नेचर की चीज है तो वो एसेट में जानी चाहिए, उस पर डेप लगना चाहिए। आपने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया तो इससे आपका प्रॉफिट गिर गया, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट को प्लस कर दो और जितना भी डेप्रीशिएशन बनता है उस पे उतना डेप्रीशिएशन क्या करो, प्रॉफिट से माइनस कर दो। ठीक है, तो जो भी कार की कॉस्ट है वो प्रॉफिट में प्लस कर दो और जितना भी डेप्रीशिएशन बनता है वो आप इसमें से माइनस कर दो। ओके, चलो लिखो, इतना लिखो सारे बच्चे। अगर इसका उल्टा केस भी होगा ना, जैसे उल्टा केस का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो प्रॉफिट को कम करता, कम करता कि नहीं करता, बिल्कुल कम करता। लेकिन आपने उसको कैपिटल मान लिया, तो जैसे ही आपने उसे कैपिटल माना तो आपने प्रॉफिट को कम नहीं किया, उस असेट की जो कॉस्ट है उसको बैलेंस शीट में भेज दिया और जो डेप्रिसिएशन है वो आपने चार्ज कर लिया। लेकिन इस केस में वहां पे क्या करना चाहिए था, डेप नहीं लगना चाहिए था। तो जितना भी डेप आपने चार्ज किया है उसको क्या कर दो, आप ऐड बैक कर दो, बिकॉज डेप्रिसिएशन ने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। ठीक करने के लिए आपको प्रॉफिट को ऐड कर देना है। और दूसरी बात, क्योंकि आपने उस एसेट को जो भी खर्चा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसे पी&एल में नहीं भेजा, तो उसकी जो कॉस्ट है उसे क्या करना है, आपने प्रॉफिट से माइनस करना है, क्योंकि वो पी&एल के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से आपने नहीं भेजा। भैया मान लो मैंने कोई कार का रिपेयर कराया और आपने मान लिया कार खरीद लिया, तो कार का मैंने रिपेयर कराया है तो पी&एल में प्रॉफिट कम होना चाहिए, आपने नहीं लिखा पी&एल में। तो सबसे पहली बात उसे लिखो पी&एल में, यानी प्रॉफिट्स को कम करो। बट आपने बोला कार खरीद लिया तो उसमें डेप लगा दिया, डेप नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो जितना भी डेप लगा दिया आपने उसको क्या कर दो, आप ऐड बैक कर दो। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट है। कोई रेवेन्यू की चीज को आप कैपिटल मान लो या कैपिटल की चीज को रेवेन्यू मान लो, तो ये ट्रीटमेंट होता है। इस बेसिस पे क्वेश्चन में 6 पे आते हैं। पवन नमन दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, रमन को एडमिट किया है फॉर इक्वल शेयर। तो रमन को इन्होंने एडमिट कर लिया कितने के लिए, 1/3 शेयर के लिए। गुडविल वाज अग्रीड टू वैल्यू 2 ईयर परचेज, जो गुडविल है वो 2 ईयर परचेज है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल का आपने एवरेज निकालना है और 2 ईयर परचेज है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, आप 2 से करोगे। ओके, तो ये आपने सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, एक टेबल बना लेना है इस तरीके से, ईयर प्रॉफिट, यहां पे करेंगे एडजस्टमेंट तो आएगा हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट में वेट लिखेंगे, फिर इनटू करेंगे प्रोडक्ट, तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ना वेट का काम नहीं है, इस क्वेश्चन में नॉर्मल काम है, तो यहाँ पे वेट का कॉलम हम हटा देंगे, यहाँ पे वेट कुछ है ही नहीं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये हो गया एडजस्टमेंट्स, फिर यहाँ लिख देंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, क्योंकि ये वेट का कोई काम है नहीं इसमें। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज वेटेड हटा दो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके, तो ये टेबल बन गया कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स का, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ईयर लिखते हैं 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025। प्रॉफिट ऑफ 142, 1,40,000, फिर है 2 लाख, फिर लॉस है 1,10,000 का लॉस, और फिर है 288 का प्रॉफिट, 2,88,000 का प्रॉफिट आ गया। ओके, अब यहाँ पे द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म वर परस्यू एंड द फॉलोइंग वाज नोटिस। क्या क्या नोटिस किया गया, फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, भी एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है 31 मार्च 2022 ईयर के अंदर एबनॉर्मल गेन माइनस होगा, तो यहां से आप माइनस कर दो 20,000। देखो एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा 31 मार्च 2022 में, है ना, आपने माइनस कर देना है। अगला, फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसे ऐड कर दो 40,000 2023 में, इसे ऐड कर दो कितना, 40,000। नेक्स्ट है रिपेयर टू कार, कार का जो रिपेयर हुआ है, कार का जो रिपेयर हुआ है वो हुआ है 1 लाख का, गलती से उसे एसेट मान लिया, मतलब एक रेवेन्यू की चीज को आपने कैपिटल मान लिया। हुआ कब है, 1 जून 2023 को, और 1 जून 2023 वाला जो आता है ना वो 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024 इस ईयर के अंदर आता है, राइट। डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर दिया 12% पर एनम
और SLM मेथड से। अच्छा एक बात बताओ, अगर असेट की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, रेट है 12% का, तो 12,000 का डेप्रीशिएशन आपने लगा दिया। भाई 1 लाख का 12%, 12,000। जून है, 1 जून को आपने खरीदा था, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा 10/12 यानी कि 10,000। भाई आपने क्या किया, कार को रिपेयर किया 1 लाख रुपए का, तो रिपेयर को आपने P&L में भेजना था, उसे एसेट मान लिया यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो 1 लाख का प्रॉफिट कम होना था, आपने नहीं किया। तो सबसे पहले 1 लाख का प्रॉफिट कम करो, 31 मार्च 2024 में 1 लाख रुपए माइनस करो कि भाई असेट को आपने रिपेयर कराया है तो वो P&L में जाना चाहिए, नहीं भेजा आपने, प्रॉफिट को कम नहीं किया, भेजो P&L में 1 लाख रुपए आपका माइनस होगा। और उस पर डेप्रीशिएशन कितना लगाया आपने, 10,000 का डेप्रीशिएशन तो उसी साल लगा दिया, तो 10,000 का डेप्रीशिएशन जैसे ही आपने लगाया आपका प्रॉफिट गिर गया। डेप नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि वो असेट है ही नहीं, तो डेप कहां से लगेगा, बेमतलब का आपने डेप लगाया, तो उसको ऐड बैक कर दो डेप्रीशिएशन को। और क्योंकि SLM मेथड है तो हर साल डेप लगा होगा, आपने अगले साल भी डेप लगाया होगा, तो अगले साल भी आप क्या, आपने प्रॉफिट कम कर दिया, अगले साल भी डेप लगा के उसको भी ठीक करो, ऐड करो प्रॉफिट को। ठीक है, 12,000। सर 12 कैसा है, 1 लाख का 10%, सॉरी 1 लाख का 12%, 1 लाख का 12%। यहाँ पे 10 मंथ यूज किया था सेट को, यहाँ तो पूरे साल यूज किया है। तो ये ट्रीटमेंट आपने करना है। तो नॉर्मल आएगा आंसर, ये आएगा 1,20,000 2 + 40। एक बार आप चेक करो, इसको कैलकुलेट करो कितना कितना आ रहा है। ये आ गया 140 - 20, 1,20,000, 2 लाख + 40,000, 2,40,000, 2,40,000। ये आ गया आपका कितना, 10,000, माइनस करोगे 1 लाख, फिर माइनस करोगे 1,10,000, ये आएगा माइनस का 2 लाख, माइनस का 2 लाख। ये आ गया आपका 2,88,000 + 12,000, ये आएगा 3 लाख। ठीक है, 288 + 12,000, ये आ गया 3 लाख। तो इस तरीके से आपके पूरे 4 साल का काम हो गया। अब आप टोटलिंग कर लो, 3 लाख माइनस करोगे 2 लाख, प्लस करोगे 240, प्लस करोगे 120, ये आएगा 4,60,000। खत्म। अब आप जो गुडविल निकालोगे वो कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और तो कोई पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर, गुडविल निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा, 4,60,000 डिवाइड बाई 4, 4 साल का है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज है, डिवाइड बाई 4 इंटू 2, 2,30,000, 2,30,000। तो ये ट्रीटमेंट है ना, यही इंपॉर्टेंट, और पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये क्वेश्चन भी आई थिंक पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2,30,000 आपका आंसर आ गया, लिख लो फटाफट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लो सारे बच्चे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आप लोगों का, कितना, 2,30,000। 140 में से 20 घटाया 120, 240 ये आ गया, ये 10,000 का प्लस का है, माइनस करोगे 210, तो ये वो 2 लाख, वो भी नेगेटिव का 2 लाख आ जाएगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव का 3 लाख। तो ये 120 240 लिखते चलो आप सारे बच्चे। ठीक है, 460 डिवाइड बाई 4 ईयर्स इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2,30,000। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डेल, HP, लेनोवो 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो इक्वली है, इन्होंने क्लास एसएस को एडमिट कर ली इक्वल शेयर के लिए, और जिसके लिए ये गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो भैया एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है लास्ट 5 ईयर्स का, लेकिन ईयर ऑफ परचेज कितना है 4 से, तो मल्टीप्लाई कितना करोगे 4 से और डिवाइड दोगे 5 से। ईयर आपके पास 5 साल का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे बना लेना है स्टेटमेंट। अगेन कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे वेट का कोई काम नहीं है फिर, ठीक है, कोई काम नहीं है वेट का, यहाँ पे सीधे लिख दो प्रॉफिट्स, और वो भी कौन सा, नॉर्मल। ओके, और ये हो गया आपका बीच में एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग चीज़ों को लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले ईयर लिखो, 31 मार्च 2021 से शुरू है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023,
31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 3 4 5 साल का है। 30 70 1,01,40, 30 70 1,70 1,140 और 120, 140 और 1,20,000, ठीक है। वो भी नेगेटिव का है, इसको ब्रैकेट में लिखो, लॉस है, माइनस का है। 1 अप्रैल 2024, अच्छा सुनो, 1 अप्रैल 2024 इस साल नहीं आएगा बिकॉज ये 31 मार्च 2024 है। 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 आखिरी वाले ईयर में आएगा। पहली चीज तो ये समझ लो आप। तो 1 अप्रैल को 5 साइकिल खरीदी थी, कॉस्टिंग 20,000 परचेज एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। भैया उसको P&L में डालना था, आपने नहीं डाला, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है आपका। आपने क्या किया, नहीं एक सेकंड, 5 साइकिल आपने खरीदी थी तो उसको बैलेंस शीट में भेजना था, लेकिन गलती से इन्होंने, मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको गलती से रेवेन्यू मान लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। अगर आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया तो उसको आपने P&L में भेज दिया। जब आपने उसको P&L में भेजा तो प्रॉफिट गिर गया। ठीक करने के लिए क्लासेस को ऐड बैक करोगे, वो भी लास्ट ईयर में ही होगा। तो 20,000 आप यहाँ क्या कर दोगे, प्रॉफिट में ऐड बैक कर दोगे, बिकॉज वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ही नहीं, आपने मान लिया, प्रॉफिट गिर गया। ठीक करने के लिए आपने ऐड बैक कर देना है। बाकी डेप्रीशिएशन लग रहा है 25% पर एनम का, तो अभी 20,000 का जो 25% डेप्रीशिएशन बनेगा वो बनेगा 5,000 रुपए। पर क्योंकि आपने उसको P&L में भेजा था, सेट माना ही नहीं था, तो डेप नहीं लगाया था, बट अब आपको डेप भी लगाना पड़ेगा। 5,000 रुपए का यहाँ पे लग गया डेप्रीशिएशन। कौन सा मेथड है इसको जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज के आगे कोई डेप्रीशिएशन लगना है ही नहीं, और SLM और WDB दोनों मेथड से फर्स्ट ईयर का तो सेम ही आता है। ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया 15 अक्टूबर को, एक मशीन डैमेज हो गया और 20,000 जो है रिपेयर पे खर्च हो गया। भाई देखो, एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मशीन डैमेज हो गया और 20,000 इनकर्ड हो गया ऑन इट्स रिपेयर। अब आप मुझे बताओ क्लास, ये जो एक एक्सीडेंट हुआ है और उससे मशीन पे जो खर्चा हुआ है, ये आपका नॉर्मल लॉस है या आपका एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस ने क्या कर दिया होगा, एबनॉर्मल लॉस ने क्या कर दिया होगा, प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। आपको नहीं लेना है तो इसको ऐड बैक कर दोगे, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक करते हैं, ठीक है। डैमेज 20,000 वॉज इनकर्ड, तो 20,000 रुपए ऐड बैक कर दोगे यहाँ पे 20,000, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है, उसने प्रॉफिट कम कर दिया होगा। ठीक करने के लिए आप इसे ऐड बैक कर दोगे। बाकी सारी चीजें ठीक है, यहाँ 30,000 ही आएगा, यहाँ पे 70,000 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 लाख, यहाँ पे आएगा 1,40,000, 1,40,000, और यहाँ पे कितना आएगा 20,000 प्लस 20,000 40,000, माइनस करेंगे 5,000, फिर ये माइनस करेंगे 1,20,000, इट्स 85,000 नेगेटिव, ठीक है, 85,000 नेगेटिव। और उसमें प्लस करेंगे 30 70, 1 लाख प्लस 1 2 लाख, और 2 प्लस 3 40, तो 3,40,000, 2,55,000, मतलब 3,40,000 टोटल आ गया। 1 2 3, उसमें से 85 घटाएंगे 3,40,000 में से, तो ये आ गया आपका 255। अब जो गुडविल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स यानी कि 2,55,000 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था ना, 4 ईयर परचेज है, इनटू 4, तो 2,55,000 डिवाइड बाई 5, एवरेज प्रॉफिट 51,000 है, इनटू 4 करोगे तो 2,04,000, 2,04,000। लिख लो सारे बच्चे, 2,04,000 आपका आंसर आ गया। लिख लो, इस क्वेश्चन का आंसर है 2,04,000। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था और कोई मुश्किल चीज थी नहीं इसके अंदर, इजी था सब कुछ। यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्लास 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने अमित का बिजनेस खरीदा, गुडविल वाज डिसाइड टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और एवरेज लेना है लास्ट 4 इयर्स का, 1 2 3 4 4 साल का एवरेज है। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील दैट, अच्छा पहले आपने क्या करना है, इसमें कोई वेट का कुछ गिवन नहीं है तो नॉर्मल है, तो फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट लिख लेते हैं, वेट का कुछ भी गिवन नहीं है। तो अगेन जो हमने फॉर्मेट बनाया है उसमें लिख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे आप यहाँ पे, सबसे पहले लिखोगे ईयर, राइट, ये हो गया प्रॉफिट जो गिवन है आपको, फिर हो गया ईयर, ये हो गया एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स के बाद क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट।
तो ज्यादातर एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ही ऐसा होता है कि ये एडजस्टमेंट्स आता है। तो ये जो प्रॉफिट है वो आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मान लो वेटेड एवरेज मेथड से होता है, इसके बाद फिर एक कॉलम बनता है वेट का, फिर इस नॉर्मल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते तब आता प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ईयर देखते हैं क्या है, 22, 23, 24, 25, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 4 साल है। 80, 145, 160, 2 लाख। 80, 145, 160 और 2 लाख। 80, 145, 160 और 2 लाख। आगे लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस 20,000 डेबिट कर दिया था। देखो अगर आपने ना सॉरी एबनॉर्मल लॉस 20,000 डेबिट कर दिया, एबनॉर्मल लॉस ने प्रॉफिट कम कर दिया होगा, ऐड बैक कर दोगे। तो ऐड बैक कर दो 31 मार्च 2022 को 20,000 ऐड बैक कर दो। एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है और एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, बात आप ध्यान रखना। पहला पॉइंट हो गया। एक फिक्स असेट है जिसको बेचा था 31 मार्च 2022 को, गेन हुआ 25,000 का, तो एबनॉर्मल गेन है ये। एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, ठीक करने के लिए कम कर दोगे, तो 25,000 आप माइनस कर दो, 25,000 आप यहां से माइनस कर दो, जो कि एबनॉर्मल गेन है। और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस आपने प्लस कर दिया, एबनॉर्मल गेन आपने माइनस कर दिया। नेक्स्ट, इन द ईयर 31 मार्च 2023 एसेट्स ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज नॉट पेड। भाई देखो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने क्लास के शुरू में ही कहा था, वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम कोई ऐसा नहीं जो अचानक से आ गया, प्रीमियम हर साल हम भरते जाते हैं एसेट्स की जब तक लाइफ होती है। तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है और आपने 2023 में उसको नहीं लिखा, ये नॉर्मल चीजें हैं। अभी एबनॉर्मल में उल्टा करते हैं, गेन को प्लस करते हैं, लॉस को सॉरी गेन को माइनस करते हैं, लॉस को प्लस करते हैं। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये नॉर्मल एक्सपेंस तो माइनस होगा और नॉर्मल गेन प्लस होगा, और एबनॉर्मल गेन माइनस होगा, एबनॉर्मल गेन प्लस होगा। उल्टा एबनॉर्मल के केसेस में होता है, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है आपने इग्नोर कर दिया, 15,000 रुपए यहां से आप माइनस कर देना 31 मार्च 2023 से। ये आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, आपने नहीं लिया, अनदेखा कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने नहीं पे किया, तो क्या लोगा नहीं। भाई अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे चीजें बनाते हैं। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया, फिर भी आपको उसको लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके, वो प्रॉफिट कम करेगा। तो आपने प्रॉफिट कम कर दिया बस, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो 80 + 20 कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख में से 25 अल्टीमेटली 90, 1 लाख में से 25 घटाओ 75, सॉरी ये आ गया 75,000, ये आ गया 130, 1,30,000, ये सारा सेम है 160 और 2 लाख। तो कैसे निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट, 75,000 + 130 + 160 + 2 लाख, ये आ गया 5,65,000। और जो गुडविल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 5,65,000 डिवाइड बाई 1 2 3 4 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 है ना, 2 है ईयर परचेज, तो 2,82,500, 2,82,000। देख लो क्लास कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 2,82,500 ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, 2,82,500 2,82,500 लिख लो, डन। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक चीज और है अब यहाँ पे, ये तो आपने कर लिया सारे के सारे, बेसिक से रूल है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर और आपका एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन। अच्छा अब एक चीज और है, छोटा सा ट्रीटमेंट, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये भी हर किसी बच्चे को पता होना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना क्लास। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मेरी बात ध्यान समझना। अगर करंट ईयर में आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा आपका करंट ईयर का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ध्यान समझना, जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ेगा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको लेस करोगे, और जो नेक्स्ट ईयर है, ये भी ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर है उसके प्रॉफिट को आपने ऐड बैक करना है।
है, ये क्या ट्रीटमेंट है सर? मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आपने, ध्यान सुनो, अगर आपने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 4 की जगह 5 लिखा तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 1 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक करने के लिए करंट ईयर का प्रॉफिट 1 से कम कर दोगे, लेकिन इसी साल का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो ओपनिंग 4 की जगह क्या लिख रहे हो आप, 5, और ओपनिंग को ज्यादा लिखोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ओपनिंग ना डेबिट साइड, डेबिट साइड जितनी चीजें लिखते हैं वो खर्चा है, तो खर्चा आपने 4 की जगह 5 ले लिया, आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक करने के लिए क्या करोगे, इसको ऐड बैक करोगे। तो अगर आपने करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया है तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगा, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनने जा रहा है। तो इस साल का क्लोजिंग बढ़ाया तो इस साल का नेट प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक करने के लिए इस साल हम करेंगे माइनस, लेकिन अगले साल हम करेंगे प्लस। तो यही है वो, इस साल आपने क्या किया माइनस, अगले साल क्या किया प्लस। तो ये आप ध्यान रखना कभी अगर क्वेश्चन में आ गया तो। ठीक है, करंट ईयर का अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर दिया, आपने करंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को आपने अगर कम कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया, तो उससे होगा क्या, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर आपने करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यू कर दिया, यानी करंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया, तो उससे क्या होगा, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो गया तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी कम हो गया। तो करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर दो और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो है उसमें माइनस करो। क्यों? क्योंकि भैया अगले साल का प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम लोगे तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम आएगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक कम लोगे तो ठीक करने के लिए प्रॉफिट को माइनस करेंगे। मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक का चेंज है ना वो 2 साल में जाएगा, करंट ईयर में भी, और अगला साल दे रखा है तो अगले साल में भी जाएगा। बट अगर ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर का आपने इंक्रीज किया, ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया तो प्रॉफिट घट जाएगा। ठीक करने के लिए क्या करोगे, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जैसे ही बढ़ाओगे तो आपको पता है प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक करने के लिए क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक जैसे ही आपने बढ़ाया प्रॉफिट कम, ठीक करने के लिए ऐड बैक कर दो, तो करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस करोगे, नेक्स्ट ईयर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर का कम कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक करने के लिए करंट ईयर के प्रॉफिट्स को आपने कम करना पड़ेगा। तो ये भी लिख लेना, हद से हद अगर टफ बनाएगा टीचर तो आपको ये दे देगा, इससे बाहर लेकिन कुछ नहीं आएगा। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। ओके चलो, तो हमने अभी तक जो देखा वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया, और जो भी पास्ट एडजस्टमेंट था वो भी देख लिया। इससे बाहर कुछ नहीं, ये टफेस्ट पार्ट था, ये टफेस्ट चीज थी। इसके बाद जो अगले 2 मेथड है ना, मतलब सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, इजीएस्ट मेथड, वो आराम से कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक आप अच्छे से पहले नोट कर लो। ओके अगली क्लास में मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड कराऊंगा, तो आप प्लीज यहां तक अच्छे से पढ़ के, समझ के, याद करके, प्रैक्टिस करके फॉर्मूले को समझ के आना। कोई दिक्कत तो मुझे बताना। मैं अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट दिक्कत होगी, मैं सेपरेट एक क्लास अलग से ले लूंगा पास्ट एडजस्टमेंट की, और आपको पूरा का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट जो इसमें गुडविल में ये जो होता है ना ट्रीटमेंट प्लस माइनस, मैं अलग से करा दूंगा। तो कॉमेंट्स में मुझे बताना। अच्छी लगे वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।